बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडजस्टिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सप्लाइज़ के ऊपर होगा। सप्लाइज़ कई किस्म की होती हैं: ऑफिस सप्लाइज़, सेल सप्लाइज़, स्टोर सप्लाइज़। ऑफिस सप्लाइज़ से मुराद ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी का आइटम, पेन, रबर, पेंसिल, फाइलें, कवर, प्रिंटर के पेपर, ये तमाम आइटम्स ऑफिस सप्लाइज़ कहलाती हैं। जबकि सेल सप्लाइज से मुराद सेल करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है उसे हम सेल सप्लाइज़ कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सी कंपनीज़ के अंदर जो स्टोर होते हैं, वहाँ पर स्टोर में जो सामान होता है, मसलन वर्कर के काम करने के लिए ग्लव्स होते हैं, मास्क वगैरह होते हैं, उन्हें हम स्टोर सप्लाइज़ कहते हैं। तो साल के आखिर में सप्लाइज़ के अकाउंट को भी दीगर एडजस्टिंग एंट्रीज़ की तरह एडजस्ट करना होता है। तो इस सिलसिले के अंदर हमें एडजस्टिंग एंट्री बनाना होती है, और ऑफिस सप्लाई या सिंपल सप्लाइज़ की जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाती हैं वो दो तरीक़ों से रिकॉर्ड की जाती हैं। पहले केस के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर किसी बिज़नेस ने ऑफिस सप्लाइज़ को या सिंपल सप्लाइज़ को इनिशियली तौर पर एसेट रिकॉर्ड किया है, तो उस कंडीशन के तहत एंट्रीज़ क्या बनती हैं, कैसे बनती हैं। नंबर 1, केस 1 में हम देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री फॉर सप्लाइज़ इनिशियली रिकॉर्ड एसेट्स। और फिर उसके बाद केस 2 के अंदर हम सप्लाइज़ की एंट्रीज़ को देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री। केस 2 में हम देखेंगे कि एडजस्टिंग एंट्री सप्लाइज़ की एडजस्टिंग फॉर सप्लाइज इनिशियल रिकॉर्ड एज एक्सपेंस के तौर पर अगर सप्लाइज को इनिशियल तौर पर रिकॉर्ड किया जाए तो फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्री किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चंद बुनियादी बातें हम देखते हैं कि एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सप्लाइज के साथ यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड, एक्सपायर्ड और कंज्यूम, इन तमाम का मतलब यूज ही है, एक्सपेंस ही है, और वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सप्लाइज यूज्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये होगा कि आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में सप्लाइज का खर्चा बताया जा रहा है, खर्चा कितना हुआ। या बोल दिया जाए कि सप्लाइज एक्सपायर्ड हो गई, इसका मतलब भी एक्सपेंस होगा कि सप्लाइज इतने की खर्च हो चुकी है। कंज्यूम का लफ्ज़ भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर इफ़ द डेटा फॉर एडजस्टमेंट शो द फॉलोइंग वर्ड अनयूज का मतलब अभी इस्तेमाल नहीं है, बच गई है, प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड का मतलब भी प्रीपेड हो सकता है, यानी बच गई है, यानी सप्लाई अभी साल के आखिर में इतनी बच गई है, उसको अनकंज्यूम भी कह सकते हैं। और ऑन हैंड का मतलब भी, ये तमाम अल्फाज इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी इतने रुपये की मालियत की सप्लाईज आपके पास अभी मौजूद है, आपने इस्तेमाल नहीं करी है। अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अनयूज, अनएक्सपायर्ड, अनकंज्यूम या ऑन हैंड के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको सप्लाईज से मुतालिक ये बात बताई जा रही है कि इतने रुपये मालियत की सप्लाईज अभी साल के आखिर तक इस्तेमाल नहीं हुई है, यानी खर्च नहीं है, बच गई है। लेकिन अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर यूज़, एक्सपायर्ड और कंज्यूम के लफ्ज़ इस्तेमाल कर दी जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको सप्लाई से मुतालिक एक्सपेंस का खर्चा बताया जा रहा है कि साल के आखिर में इतने रुपये मालियत की सप्लाईज खर्च हो चुकी है। इस एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने से पहले एक बार हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखते हैं। एसेट और एक्सपेंस रिलेटेड जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो हमारा ये कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंस के साथ एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट, और कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी बात को हम शटल के जरिए देख सकते हैं। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। इसी रूल के मुताबिक हम एंट्री भी बनाने की कोशिश करेंगे और देखते जाइए किस तरह एंट्रीज बनती हैं। तो सबसे पहले हम पहला केस स्टडी करते हैं, जिसके मुताबिक किसी भी बिज़नेस ने सप्लाईज़ को ख़रीदते वक्त इनिशियली तौर पर सप्लाईज़ के अकाउंट को एज एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंट्री बनाते वक्त हमें ये बात किस तरह कन्फर्म होगी कि बिज़नेस की स्टार्टिंग के अंदर सप्लाईज़ के अकाउंट को एसेट रिकॉर्ड किया है। तो इसको जानने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप डेटा फॉर एडजस्टमेंट्स से एंट्रीज़ बना रहे होंगे तो उससे पहले आप इससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर सप्लाईज़ को ऑफिस सप्लाई या सेल सप्लाई या सिंपल सप्लाईज़ का इस्तेमाल किया गया है, उसके आगे एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ और ये डेबिट के अंदर है, तो इससे रिप्रेजेंट होता है कि इनिशियली तौर पर सप्लाईज़ के अकाउंट को एज एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर आप जब
ट्रायल बैलेंस के अंदर सप्लाईज़ के अकाउंट को चेक करें कि डेबिट साइड के ऊपर ऑफिस सप्लाईज़ के लफ्ज़ के साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। ऑफिस सप्लाई, सेल सप्लाई या सिंपल सप्लाईज़ के लफ्ज़ एक्सपेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है इनिशियली तौर पर एसेट सप्लाईज को एज एसेट नहीं बल्कि एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो फिर एंट्री का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तो पहले हम पहला केस स्टडी करते हैं जिसमें ऑफिस सप्लाईज़ को या सिंपल सप्लाईज़ को एज इनिशियली तौर पर बिजनेस ने एसेट रिकॉर्ड किया है। क्योंकि बात बिजनेस ऐसे होते हैं जो सप्लाईज़ खरीदते हैं अपनी ऑफिस के लिए, स्टेशनरी का आइटम खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिज़नेस ने 10,000 रुपये की ऑफिस सप्लाईज़ खरीदी और अपने स्टोर में जनवरी की 1 तारीख को डाली, तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो एंट्री बनाएं ऑफिस सप्लाईज़ डेबिट और कैश 10,000 रुपये से क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऑफिस सप्लाईज को एज एसेट रिकॉर्ड किया। या दूसरा ऑप्शन वो इस एंट्री को यूँ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाईज बाद में खर्च हो जाएगी तो वो आप इसको एंट्री बनाते वक्त यूँ भी बना सकते हैं कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो पहली एंट्री के अंदर पॉलिसी ये थी कि सप्लाईज के अकाउंट एज एसेट रिकॉर्ड किया, और दूसरी एंट्री के अंदर जो एग्जाम्पल के अंदर हमने अभी बताई तो उसमें एज एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन दोनों सूरतों पे साल के आखिर में फिर ऑफिस सप्लाईज़ के अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है। अगर आपने बिज़नेस ने, कारोबार ने ऑफिस सप्लाईज़ के अकाउंट को शुरू के अंदर इनिशियल तौर पर एसेट रिकॉर्ड कर दिया है तो साल के आखिर में फिर आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा एडजस्टिंग एंट्री में। और अगर साल के शुरू में एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है तो फिर आपको ऑफिस सप्लाई को एज एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम पहले किसको स्टडी करते हैं जिसके इसके अंदर इनिशियल रिकॉर्डिंग के मुताबिक सप्लाईज़ के अकाउंट को एज एसेट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ऑफिस सप्लाईज़ डेबिट के अंदर है 10,000 रुपीज़। तो मतलब इससे ये मतलब ये आता है कि ऑफिस सप्लाईज़ को साल के शुरू के अंदर बिजनेस में एज एसेट रिकॉर्ड किया गया है। तो साल के आखिर में बताया जा रहा है कि जो सप्लाईज में 10,000 रुपये की शुरू में ख़रीदी थी उसको एसेट रिकॉर्ड किया था। डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में दिसंबर 31 को शो कर रहा है कि ऑफिस सप्लाईज वक्त कितने की 4,000 रुपये। तो सबसे पहले हमने जनवरी की 5 तारीख को ऑफिस की सप्लाई जो 10,000 रुपये खरीदी थी और स्टोर में रखी थी। साल के आखिर में हमने स्टोर में ऑफिस की तरफ से बंदे को भेजा और बोला कि अब जाके चेक करके बताओ कि ऑफिस सप्लाई इस वक्त कितने रुपए की। तो उसने आगे बताया कि इस वक्त ऑफिस सप्लाईज हमारी जो है स्टोर में 4,000 रुपये की बची हुई है। तो इसका मतलब ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट था जो हमने 10,000 रुपये का डाला था और वो अब इस वक्त कितने की हो गई है 4,000 रुपये की। तो इसका मतलब है ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट में कितने की कमी हो रही है 6,000 रुपये की कमी हो गई। तो ऑफिस सप्लाई में हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। इसका मतलब है ऑफिस सप्लाई जो हमारा एसेट का अकाउंट है वो यहाँ कम हो रहा है, कम होगा तो उसे हम किस में रिकॉर्ड करेंगे ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट। तो इससे पता चलता है कि ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और लाजमी तौर पर जो जिस खर्च होगी वो खर्चा बन जाती है एक्सपेंस, और इससे पता चलता है कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। तो जब भी तो एंट्री इस सूरत में फिक्स है कि अगर साल के शुरू में सप्लाईज को एज एसेट रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये एसेट है, ये डेबिट के अंदर है, तो लाजमी तौर पर अब दोबारा इसको डेबिट नहीं करेंगे बल्कि ऑफिस सप्लाईज को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट करना है। क्योंकि आपने पहले साल के शुरू में इस केस में एज एसेट रिकॉर्ड कर चुके हैं तो दोबारा इसको एज एसेट रिकॉर्ड नहीं करना बल्कि अब आपको खर्चा एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो लाजमी तौर पे जो एंट्री बनेगी इस सूरत में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो एक्सपेंस को डेबिट करना है और सप्लाईज को क्रेडिट करना है। सप्लाईज जो पहले से डेबिट में अब उस एंट्री के अंदर क्रेडिट करना है। तो ये बात जहन में रखनी है, जो चीज़ पहले से एसेट जो पहले से डेबिट है अब वो दोबारा डेबिट नहीं होगा बल्कि उसे क्रेडिट करना पड़ेगा और एक्सपेंस को डेबिट। तो एंट्री फिक्स है। जब भी आप ये चेक कर लें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑफिस सप्लाईज एज एसेट रिकॉर्ड हुआ है और वो डेबिट में, तो आप उस ऑफिस सप्लाईज को, सिंपल सप्लाईज को, सेल सप्लाईज को अब आपको दोबारा डेबिट नहीं करना है बल्कि उसको क्या करना है क्रेडिट और लाजमी तौर पे एक्सपेंस को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बनेगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है ऑफिस सप्लाई जो आपके पास कितने की थी जी 10,000 रुपये की, उसमें से बची कितने की एंड में 4,000 रुपये। तो आपको खर्चे के पैसे रिकॉर्ड करना है क्योंकि आप एंट्री के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ पर 6,000 रुपये की ऑफिस सप्लाईज खर्च हो चुकी है। तो एंट्री जो बन रही है वो क्या बन रही है पहली ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितने से 6,000 रुपये थे। दूसरी कंडीशन में सवाल डेटा फॉर एडजस्टमेंट आपको इस तरह भी बताया जा सकता है कि ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड का मतलब हाथ में, इस वक्त ऑफिस सप्लाई आपके हाथ में कितने की है 3,000 रुपये की और थी कितने की शुरू में आपके पास
10,000 रुपये की। इसका मतलब है जो चीज़ हाथ में वो आपके पास अभी मौजूद है और जो चीज़ हाथ से निकल गई वो खर्च हो गई। तो इससे पता चलता है कि कितने रुपये वाले की ऑफिस सप्लाईज आप खर्च कर चुके हैं, 7,000 रुपये की। तो एंट्री हमें खर्चे की बनाना है, तो खर्चा इस वक्त कितना हो रहा है सप्लाईज का, 7,000 रुपये। तो और एंट्री क्या बनेगी, खर्चा डेबिट होगा यानी एक्सपेंस डेबिट होगा। तो एंट्री दोबारा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट 7,000 रुपये से, ऑफिस सप्लाई 7,000 रुपये से क्रेडिट। तो फिर उसके बाद हम आते हैं एंट्री नंबर 3 पर और उसको देखते हैं। तो ये बात एक बार दोबारा हम नोट करते हैं कि क्योंकि कारोबार में ऑफिस सप्लाईज को पहले एसेट के तौर पर डेबिट किया हुआ, तो ऑफिस सप्लाईज अब क्रेडिट होगा और हमें एक्सपेंस डेबिट करना है। ऑफिस सप्लाईज को दोबारा डेबिट नहीं करना है, ऑफिस सप्लाईज को क्या करना है, क्रेडिट, और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस को क्या करना है, क्रेडिट। यानी साल की शुरू में एसेट रिकॉर्ड हो चुका है, अब हमें ऑफिस सप्लाईज का खर्चा रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो इन दोनों ऊपर की स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के पैसे और नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट की अमाउंट से हमें ये नतीजा निकालना है कि इसमें खर्चा कितने का हो रहा है। तो आप देखेंगे ऊपर बताया कि 10,000 रुपये की ऑफिस सप्लाईज थी और साल के आखिर में बता रहे हैं कि डायरेक्ट आपको एग्जामिनर यूँ भी दे सकता है कि ऑफिसर यूज़ कितने की होगी, 8,000 रुपये की। तो आपको रिकॉर्ड ही खर्चे के पैसे करना है, तो आपको डायरेक्ट ही एक्सपेंस बता दिया गया कि इस वक्त ऑफिस सप्लाईज का खर्चा 8,000 रुपये हो रहा है और आपको एंट्री में एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस के पैसे रिकॉर्ड करना है। तो डायरेक्टली एंट्री क्या बन जाएगी, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट होगी, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज पहले डेबिट हो चुकी है, दोबारा डेबिट नहीं होगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री में ऑफिस सप्लाईज को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेबिट। और खर्चे के पैसे कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 8,000 रुपये। इसी तरीके से एंट्री नंबर 4 पर आते हैं कि इस तरह भी एग्जामिनर आपको बता सकता है कि ऑफिस सप्लाई साल के शुरू में आपके पास एज एसेट रिकॉर्ड की थी 10,000 रुपये की, ऑफिस में स्टोर में रखी थी 10,000 रुपये की ऑफिस सप्लाई, और साल के आखिर में रिकॉर्डिंग चेक की गई तो पता चला कि ऑफिस सप्लाई अनयूज़ कितने की इस्तेमाल नहीं हुई है, 4,000 रुपये की। तो हमें जो पैसे रिकॉर्ड करना है, अमाउंट रिकॉर्ड करना है, वो इस्तेमाल के करना है, खर्चे के करना है। अब अनयूज़ के नहीं करना है, यूज़ के करना है। तो आप देखिए उन्होंने अनयूज़ बताया, अन कितने की इस्तेमाल नहीं हुई, 4,000 रुपये की थी, कितने की 10। तो 10 में से अगर 4 की इस्तेमाल नहीं हुई तो इस्तेमाल हुई कितनी, खर्चे की थे 6,000 रुपये की। तो एंट्री कितने से बन जाएगी, 6,000 रुपये से। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 रुपये डेबिट, ऑफिस सप्लाईज 6,000 रुपये से क्रेडिट। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और फिर इस तरह भी दे सकता है। यही बात अगर दूसरे अंदाज में यूँ बोल दी जाए कि ऑफिस सप्लाई साल के एंड के अंदर आना एक्सपायर्ड का मतलब भी अनयूज़ होता है, प्रीपेड होता है। इसका मतलब है कितने की ऑफिस सप्लाई इस्तेमाल नहीं करी, 2,000 रुपये की। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में बता रहा है कि इस साल हमने 10,000 रुपये की सप्लाईज में से 2,000 रुपये की इस्तेमाल नहीं करी। तो हमें नहीं करने के पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो खर्चे के पैसे चाहिए। अगर कोई आपसे बोले कि 10,000 रुपये की चीज़ में से 2,000 रुपये की चीज़ इस्तेमाल नहीं करी, तो आपने इस्तेमाल कितनी की करी, खर्च कितनी करी, 8,000 रुपये की। तो हमें खर्चे के पैसे रिकॉर्ड करने हैं। तो दरअसल हम एंट्री यहाँ पर कितने से बनाएंगे, 8,000 रुपीज़ ही। तो एंट्री बन जाएगी 5 एंट्री के अंदर ऑफिस सप्लाईज 8,000 रुपये डेबिट, ऑफिस सप्लाईज 8,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी। सही है। फिर इस अंदाज के अंदर भी आपसे एग्जामिनर ऑफिस सप्लाईज की एंट्री पूछ सकता है कि डेटा ऊपर रिकॉर्डिंग जो है वो एज एसेट है 10,000 रुपये की, और साल के आखिर में ये लिख दिया कि साल के आखिर में दिसंबर 31 को रिकॉर्डिंग चेक की या स्टोर में सप्लाईज को चेक किया तो पता चला ऑफिस सप्लाई एक्सपायर्ड हो गई, खर्च हो गई। खर्च कितने की हो गई जी, 9,000 रुपये की खर्च होगी। तो बची कितने की है, 1,000। हमें बचने वाले पैसे की एंट्री नहीं बनाना, हमें तो खर्चे की बनाना है, क्योंकि हम एडजस्टिंग एंट्री में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंस कितना हो रहा है, जो डायरेक्ट बताया जा रहा है। एक्सपायर्ड का मतलब खर्च हो जाना, अनएक्सपायर्ड का मतलब खर्च नहीं होना, बच जाना। तो यहाँ पर खर्चा कितने का हो रहा है, 9,000 रुपये। डायरेक्ट एंट्री कितने अमाउंट से बन जाएगी यहाँ पर, 9,000 रुपये। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 9,000 डेबिट, ऑफिस सप्लाईज 9,000 रुपये से क्रेडिट। तो इस तरह हमने जो पहली केस था जिसके अंदर ऑफिस सप्लाईज को एज एसेट रिकॉर्ड किया गया है, तो उनकी एंट्री रिकॉर्ड की। तो आपने देखा जब एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा तो हम एडजस्टिंग एंट्री में खर्चा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और पैसे भी किसके रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक्सपेंस के। और लाजमी तौर पे सप्लाई एसेट जो पहले से डेबिट है उस एंट्री में हरगिज़ दोबारा डेबिट नहीं करना पड़ेगा, उसे दोबारा एंट्री बनाते हुए, एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। इस तरह के केसेस को अगर आप बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आपको ये केसेस इन ईयर्स के अंदर
मिल सकते हैं ऑफिस सप्लाईज की एंट्रीज़ के। 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर 2, फिर 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, डेटा फॉर एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 3, और 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर 3, और 2015 क्वेश्चन नंबर 2, डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर 5। और इस तरह ये तमाम एंट्रीज आपको बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर के पेपर से ये एंट्रीज़ एज अ प्रैक्टिस के ये केसेस आपको, केस नंबर 1 की एंट्रीज आपको मिल सकती हैं। आप इन तमाम केसेस को प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद केस 2 को देखें। तो अब केस 2 पे बात करते हैं, जिसमें केस 2 के मुताबिक एडजस्टमेंट फॉर सप्लाईज इनिशियल रिकॉर्ड एज एक्सपेंस। तो केस 1 के अंदर हमने देखा कि अगर इनिशियली तौर पर शुरू में, साल के शुरू में सप्लाईज के अकाउंट को एज एसेट रिकॉर्ड कर लिया जाए तो क्या एंट्री बनती है। तो उस सूरत में हम देखते थे कि एक्सपेंस की एंट्री बनाते थे कि खर्च कितने की। लेकिन अगर साल के शुरू में सप्लाईज के अकाउंट को एज एक्सपेंस शुरू में रिकॉर्ड कर दिया जाए तो दोबारा हम एक्सपेंस की एंट्री नहीं बजाएंगे, बल्कि कितने की सप्लाईज खर्च नहीं हुई, बच कितनी की, बचने वाली एंट्री बनाएंगे। तो ये बात हमें पता कैसे चलेगी कि इनिशियल रिकॉर्डिंग एज एसेट है या एक्सपेंस। तो आप ट्रायल बैलेंस चेक करें क्वेश्चन का, अगर सप्लाईज के अकाउंट के आगे एक्सपेंस का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो सप्लाईज को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया इनिशियली तौर पे, और अगर सप्लाईज के लफ्ज़ के आगे, वर्ड के आगे एक्सपेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ तो एज एसेट रिकॉर्ड हुआ है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ऑफिस सप्लाईज को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है। कितने का? 10,000 रुपये का। तो हम दोबारा से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे खर्चा कितने का नहीं हुआ। इस बात का तयन हम कैसे करेंगे? डेटा फॉर एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस के सप्लाईज की फिगर को देखकर, दोनों के स्टेटमेंट को देखकर मुआवजा करके हम ये आइडिया करेंगे कि कितने की सप्लाईज यहाँ पर बच रही है जो खर्च नहीं हो रही। तो एंट्री लास्ट में तौर पे अब आपको ये बनाना पड़ेगी, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करना है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। क्योंकि एक्सपेंस पहले से डेबिट हो चुका है तो उसको दोबारा डेबिट नहीं बल्कि उसको अपोजिट करना है, क्रेडिट करना होगा। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट और सिंपल ऑफिस सप्लाईज डेबिट। तो जब एक्सपेंस की एंट्री आ जाएगी, ऑफिस सप्लाईज को इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो आपकी एंट्री फिक्स है, ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करना पड़ेगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब एंट्री बनाते हैं हम। पहली कंडीशन, साल के शुरू में ऑफिस सप्लाईज का खर्चा इन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 10,000 रुपये का, लेकिन साल के एंड में रिकॉर्डिंग बता रही है कितने की सप्लाईज आपकी ऑफिस सप्लाई कितने की बच गई है, कितने की आपकी बच रही 4,000 रुपये की। तो हमें बचने की एंट्री बनाना है, तो एंट्री डायरेक्ट वही है बनेगी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाएगा, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 4,000। तो अब अमाउंट जो लिखना है वो खर्च होने वाले का नहीं लिखना, बचने का लिखना है, कितने की ऑफिस सप्लाई खर्च नहीं हो रही, बच रही है। कंडीशन नंबर 2, अगर हमें रूल वाइज देखें तो हम देखते हैं तो एक्सपेंस हम बोल रहे थे साल के शुरू में 10,000 रुपये का होगा, लेकिन 4,000 रुपये की सप्लाईज बचने से खर्चा 6,000 रुपये का। तो एक्सपेंस कम हो रहा है, तो अकाउंटिंग रूल कहता है एक्सपेंस जब कम होता है तो क्रेडिट होता है और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। तो 6,000 रुपये से एक्सपेंस 4,000 रुपये से कम हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं हम, और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है। सही है। इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर पे यूँ भी बोला जा सकता है कि ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड, आपके हाथ में कितने की सप्लाई से 3,000, जो जिस हाथ में वो आपके पास मौजूद है और जो जिस हाथ से निकल गई वो खर्च हो गई। तो ये आपको बताया जा रहा है 3,000 की सप्लाईज आपके पास बच रही है, ऑन हैंड है। तो इसका मतलब है हमने बोला साल के शुरू में खर्चा सप्लाईज का 10,000 रुपये का होगा, लेकिन 3,000 रुपये की बचने से खर्चा 7,000 रुपये का हुआ। तो हमें तो बचने की एंट्री बनाना है, तो डायरेक्टली हम कितने से एंट्री बना देंगे, ऑफिस सप्लाईज को हम डेबिट कर देंगे 3,000 रुपये से, ऑफिस सप्लाईज में 3,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। स्टेटमेंट को आपको सवाल एग्जाम में यूँ भी दे सकता है कि ऑफिस सप्लाई जो है यूज़ हो गई 8,000 रुपये की, तो डायरेक्टली आपको बताया कि इस साल सप्लाई का खर्चा 10,000 रुपये नहीं हुआ। डेटा फॉर एडजस्टमेंट आखिर में जो बात होती है वो सही बात होती है, तो आखिर में पता चला इस साल सप्लाई का खर्चा यूज़ हुई है सप्लाई 8,000 रुपये की हुई है। तो 8,000 रुपये की सप्लाई 10,000 रुपये में से यूज़ हो रही है, तो बच कितने की रही है 2,000 रुपये की, जो इस्तेमाल नहीं हो रही, और हमें एंट्री नहीं होने वाले, जो इस्तेमाल नहीं हो रही, जो सप्लाई बची है उसके पैसे जमा लाना है। तो हम इस दोनों स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10 का खर्चा नहीं हुआ, यूज़ कितने की हुई है। अगर 10,000 रुपये में से 8,000 रुपये की यूज़ हुई है तो 2,000 रुपये की बच रही है। तो एंट्री किस तरह बन जाएगी, ऑफिस सप्लाई डेबिट, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट 2,000 रुपये से।
सही। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर पे है ऑफिस सप्लाईज जो है जी, वो है आपके पास ऑफिस सप्लाई अनयूज इस्तेमाल नहीं हुई 4000 तो हमें तो इस्तेमाल ना होने वाले पैसे चाहिए और डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ कि कितने की इस्तेमाल नहीं हुई है 4000 रुपये की। इसका मतलब इस्तेमाल कितने की 6 की, लेकिन हमें एक्सपेंस के पैसे नहीं बचने के पैसे लिखना है। तो अनयूज़ का मतलब अन का मतलब नहीं, इसमें यूज़ का मतलब इस्तेमाल नहीं हुई, जो इस्तेमाल नहीं हुई वो आपके पास बच गई है। तो 4000 रुपये की बच रही है स्टेटमेंट में, तो डायरेक्ट एंट्री की बना देंगे हम 4000 रुपये 4000 रुपये से बन जाएगी। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 4000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब जैसे स्टेटमेंट यहाँ बताया जा रहा है कि 5वें नंबर पे ऑफिस सप्लाईज अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड का मतलब भी अनयूज, अनएक्सपायर्ड, अनकंज्यूम, सबका मतलब है बच जाना, ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई रही है। तो इसका मतलब है कितने की सप्लाई इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रही है, 2000 रुपये की, 2000 रुपये की सप्लाई इस्तेमाल नहीं हुई। तो 10,000 रुपये एक्सपेंस बता रहे थे साल के शुरू में, बोले थे कि इस साल सप्लाई का खर्चा 10,000 रुपये को, लेकिन उसमें से कितने की बच गई है, 2, तो खर्चा 8,000 रुपये, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा और सप्लाई जो हमारा एसेट है वो बढ़ रहा है डेबिट हो जाएगा। या नॉर्मल लफ्ज़ में हम देखें तो हमें तो यहाँ पर जो एंट्री फाइनल करना है, वो जो अमाउंट लिखना है वो बचने वाली सप्लाई से लिखना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से खुद ही बताया जा रहा है कि कितने की इस्तेमाल नहीं हो रही है, कितने की बची है, 2000 रुपये। तो डायरेक्ट एंट्री कितने से बन जाएगी, 2000 रुपये से सप्लाईज को डेबिट कर देंगे, सप्लाईज एक्सपेंस को 2000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। लास्ट के अंदर ये बताया जाता है कि ऑफिस सप्लाई एक्सपायर्ड होगा, एक्सपायर्ड मतलब खर्चे के पैसे बता रहे हैं, लेकिन खर्च होने वाले पैसे हमें की ज़रूरत हमें इस एंट्री में नहीं है। अब 9000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, बचेगी नहीं। तो इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे, अगर 9000 रुपये की साल के एंड में बताया जाए खर्च हुई है, जबकि हम सोच रहे थे साल खर्चा कितना होगा सप्लाईज का 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 रुपये नहीं हुआ खर्चा, कितने सप्लाईज कितनी खर्च होगी 9,000 रुपये। इसका मतलब कितने की बच रही है सप्लाईज 1000 रुपये की। तो हम कितने दिन एंट्री बनाएंगे, बचने वाले पैसों से ऑफिस सप्लाईज को डेबिट कर देंगे और 1000 रुपये से, और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस को 1000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। तो जब भी एज आ साल के शुरू में सप्लाईज को एज आ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो आपको फिर अमाउंट लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खर्चे के पैसे, खर्च होने वाली सप्लाईज़ के पैसे हरगिज़ नहीं लिखना, आपको बच जाने वाली सप्लाईज़ के पैसे नोट करना है। जबकि केस 1 के अंदर क्योंकि एज अ एसेट पहले रिकॉर्ड हो चुका था, तो हम एंट्री के अंदर खर्चे को रिकॉर्ड कर रहे थे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, एक्सपेंस को डेबिट कर रहे थे। तो फिर हम उस वक्त एंट्री के अंदर जो अमाउंट लिख रहे थे वो खर्च होने वाली सप्लाईज़ के पैसे अमाउंट लिख रहे थे। सही, ये बुनियादी फ़र्क है। इसके बाद अगर आप केस नंबर 2 की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो इन ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर 2011 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 1 डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 2, और इसके बाद 2012 क्वेश्चन नंबर 1 डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 1, 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 2। इस तरह ये तमाम केसेस को आप बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर के पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन तमाम ईयर्स के अंदर सप्लाईज़ को एज आ इनिशियल तौर पर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है, तो यहाँ से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करेंगे जो कि प्रीपेड के ऊपर होगा, और उसमें हम प्रीपेड की तमाम 5 कंडीशन को 1 to 1 फोकस करके स्टडी करेंगे। और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर हमारा लेक्चर जो होगा वो 7 होगा, जो अनअर्न्ड इनकम के ऊपर होगा। इंशाल्लाह इन तमाम लेक्चर के लिंक्स इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।